हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह और आज मैं फिर आपका स्टार कैरियर में फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं क्लास 12th लेने वाली हूं, बायोलॉजी, जो कि है चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि कुछ स्टूडेंट जो है आरबीएससी से बिलोंग करते हैं, वो ये ना सोचें कि अगर मैम एनसीईआरटी पढ़ा रही है तो उनका सिलेबस डिफरेंट है। आपके सिलेबस या हेडिंग डिफरेंट हो सकती है, बट टॉपिक लगभग सारे, उसके अंदर के मटेरियल सब कुछ सेम है। तो आप इसके लिए घबराइएगा नहीं और जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हिंदी में जो चैप्टर का नाम है वो है जीवों में जनन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक करके टॉपिक उठाएंगे और देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या बताया गया। जैसे आपने चैप्टर का नाम देखा, इट इज रिप्रोडक्शन यानी जनन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? हम जहाँ तक जानते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन होना, ठीक है ना। यानी किसी पृथ्वी पे कोई भी नया जीव आता है तो वो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू इस पृथ्वी पे आया है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism produce offspring similar to itself. It is the biological process in which an organism produce offspring similar to itself. Similar का मतलब होता है जो उसके जैसा दिखता है, टोटली आइडेंटिकल नहीं होता, मतलब वो किसी की कॉपी नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि उसके फीचर्स जो होते हैं मैक्सिमम उससे क्या करते हैं? रिजेंबल करते हैं। अगर हम हिंदी में देखें कि जनन क्या है, तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी भी नए जीव का निर्माण या आगमन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब जनन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्यों? अब जैसे आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी इस पृथ्वी पे ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, यानी सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसके बहुत सारे बेसिक फीचर्स होते हैं। तो उस बेसिक फीचर्स में कुछ डिफरेंस होते हैं जिसकी वजह से हम उनको अलग अलग कैटेगरी में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीव और निर्जीव की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से आपने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है, इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारे उसके बेसिक फीचर्स थे, ठीक है ना। तो उसी में से एक ये भी था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी नए जीव का ओरिजिन होना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे अपनी लाइफ मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक्स तो कह दिया, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को अगर हम हिंदी में देखें तो ये इसका विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब विशिष्ट लक्षण और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हो? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ उसी पे लागू होता है और पूरी तरह से 100% उसके लिए क्या है? करेक्ट है। बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है का मतलब क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोडक्शन करे,
ऐसा तो है नहीं कि एक बेंच है उसको हमने रख दिया अगले दिन वो 1 से 2 बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला गया है, तो इसके पीछे कारण है। बेटा ये एक प्रॉपर्टी है जो कि लिविंग के लिए होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसमें रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी स्पीशीज को बढ़ाते हैं, बट डिफाइनिंग इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पीशीज होते हैं, आप कह सकते हो बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होते हैं, मतलब दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। और ऐसे कपल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसे को हम क्या कहेंगे फिर, दे आर इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बात लागू नहीं होती। और अगर उनके लिए बात लागू नहीं होती, इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस तो आ गई ना, और जहां एक्सेप्शंस होती है वहां पे हम उस कैरेक्टर को डिफाइनिंग फीचर्स या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या विशिष्ट लक्षण नहीं कह सकते। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आपने देखा कि क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, और इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर मतलब क्या होता है बेटा, वो उसके जैसा होता है, उसकी टोटल कॉपी नहीं होता है। वही कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन के जरिए बिल्कुल अपनी एक कॉपी बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। मैंने देख लिया तो हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन जो है इट इज द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, और रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर का मतलब होता है कि वो इसके जैसा दिखता है बट टोटली आइडेंटिकल नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स के पूरी तरह से कॉपी होते हैं, और जो टोटल कॉपी होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमने रिप्रोडक्शन का मतलब तो समझ लिया, बट रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है बेटा, देखो रिप्रोडक्शन जैसे आपने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन से एक नए ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही हो गया कि रिप्रोडक्शन जो होता है इस अर्थ पे किसी भी इंडिविजुअल की कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। कंटिन्यूटी मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, उसके होने के यानी उसके वजूद को निरंतर बनाए रखता है। ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट पॉइंट यही है कि इट मेंटेन्स दी कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीशीज। ठीक है, ये किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी को यानी उसके वजूद को इस पृथ्वी पर क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम ह्यूमंस की बात करें, अगर ह्यूमन जो है, अगर कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल इस पृथ्वी पर प्रेजेंट होगा और वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो भाई उसकी तो डेथ हो जाएगी ना, और डेथ हो जाएगी तो उसकी जेनरेशन को आगे बढ़ाने वाला कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो सेकेंड इंपॉर्टेंस है वो रिप्रोडक्शन का, दैट इज इट मेंटेन्स वेरिएशन और इट प्रोड्यूस वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या समझते हैं, वेरिएशन आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वेरिएशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट, या किसी बेसिक फीचर्स में या किसी भी 2-3 लक्षण में उसे क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। हम यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो गए, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और उस डिफरेंस को हम लोग क्या टर्म देते हैं, वेरिएशन। ये जो वेरिएशन प्रोड्यूस होती है दैट इज ड्यू टू जीन्स। ठीक है ना, हमारी बॉडी में, हमारे सेल में जीन्स पाए जाते हैं, और इस जीन्स में थोड़ा सा भी अगर कोई बदलाव आता है, चेंज आता है, तो वो क्या कॉज करता है,
वो वेरिएशन कॉज करता है। अब वेरिएशन के क्या फायदे हैं भाई? वेरिएशन होने का मतलब ये है कि ये किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, या फिर अगर किसी भी तरीके का बदलाव आता है, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज आता है, तो ये उसको इजीली अडेप्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइवल कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। थर्ड है, इट मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। इससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन से किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ जो होती है वो पृथ्वी पे बनी रहती है, यानी वो लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो ना करे तो उसके आने वाले जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग होंगे वो उसके कैरेक्टर्स को उस पृथ्वी पे क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। साथ ही साथ एक और आ जाता है कि इट ऑल्सो मेंटेन्स ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, समष्टि। ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्पीशीज होता है जो मिल के क्या बनाता है, एक समाज का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो वहां पे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, नंबर इंक्रीज करके एक पॉपुलेशन बनाने यानी एक समाज का निर्माण करने में हेल्प करता है। अगर आपकी फैमिली है और उसमें कोई भी एक पर्सन है तो ऑब्वियस सी बात है वो रिप्रोडक्शन के जरिए वो अपनी स्पीशीज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। किसी भी फैमिली का जो मेंबर होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से धीरे धीरे उनकी स्पीशीज जो है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना। इसी तरीके से ये क्या करता है, इस अर्थ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये इनकी इम्पोर्टेंस है, किसकी इम्पोर्टेंस है, रिप्रोडक्शन के 4 बातें हमने देखी। पहली तो ये तो किसी भी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, इस पृथ्वी पे किसी भी जीव के वजूद को बनाए रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा ये वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, वेरिएशन विभिन्नता कहते हैं। जो हमारे अंदर कोई भी डिफरेंट कैरेक्टर अगर हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है तो वो हमें हमें हेल्प करता है कि हम इस पृथ्वी पे लॉन्ग टाइम तक क्या कर सके, सर्वाइव कर सके और अपने नेचर को क्या कर सके, ईजिली अडेप्ट कर सके, यानी उसे उसके अकॉर्डिंग हम क्या हो जाए, अनुकूल हो जाए। इसी तरीके से थर्ड है, मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ। ये हमारे लाइफ को क्या करता है, अर्थ पे मेंटेन करके रखता है। एंड फोर्थ हमने देखा कि ऑल्सो मेंटेन्स ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। ये किसी भी समाज का निर्माण करने में क्या होता है, हेल्प करता है। ठीक है। तो ये तो था इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन के फीचर्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए, प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल्स। रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जब सेल्स फॉर्म्ड होते हैं तो उनमें वैरायटी ऑफ चेंजेस आती हैं और उन्हीं चेंजेस के टाइम पे बहुत सारी चीजें फॉर्म्ड होती है। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। तो सेल्स में आरएनए बनता है, डीएनए बनता है, प्रोटीन बनता है और भी बहुत सारे बायोकेमिकल्स बनते हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड जो है दैट इज रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए। ये दूसरा बेसिक फीचर है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो कि रिप्रोडक्शन यानी जनन के समय होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है, डीएनए की कॉपीज बनना। ठीक है। तो डीएनए की कॉपीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है? जनरली डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है हमारे शरीर में, जो बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या करता है, रखता है। अब ये कैरेक्टर्स जो होते हैं जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, पास होते हैं बाय द मीन्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो वो लक्षण या वो कैरेक्टर्स कैसे पास किए जाएंगे? जनरली डीएनए कॉपीज बनाता है, जिसमें से सपोज एक डीएनए है तो 1 से 2 डीएनए बनेगा। उस 2 में से एक डीएनए पेरेंट्स में ही रह जाता है और दूसरा डीएनए जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में यानी ऑफस्प्रिंग में, नए जीव में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए जनरली ये देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनके मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके पेरेंट्स से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है।
थर्ड जो है दैट इज सेल डिवीजन। ये भी रिप्रोडक्शन का एक बेसिक फीचर है, सेल डिवीजन। जनरली सेल डिवीजन के रिजल्ट में ही क्या होता है, न्यू ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है या न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, किसी भी चीज या ग्रोथ होती है। तो एवरीथिंग जो भी पार्ट हो रहा है, जो भी चीज हो रही है, दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब क्या है, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होना। ठीक है। चौथा है सेल ग्रोथ। अब सेल डिवीजन के रिजल्ट से सेल ग्रोथ होता है। जनरली जब सेल डिवाइड करता है तो ये बहुत सारे सेल्स बनाता है। तो जो भी मल्टीपल सेल्स बनते हैं वो किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म की या न्यू ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और जनरली ये रिप्रोडक्शन में भी काउंट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी एक सेल डिवाइड करता है बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन प्रक्रिया से जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो उससे एक नए जीव का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा हो गया, तो अमीबा में क्या होता है, जब भी एक अमीबा डिवाइड होता है तो एक अमीबा से दो अमीबा बनते हैं। तो एक से दो नए अमीबा का निर्माण हो रहा है, न्यू अमीबा फॉर्म हो रहे हैं। तो वो क्या है, एक तरह से रिप्रोडक्शन का क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये भी इसका एक बेसिक फीचर है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है, जनरली यहाँ पे रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब होता है द सेल दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है ना, ऐसे सेल जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और जिससे नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, दैट काउंट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। चाहे ह्यूमंस हो गए, चाहे दूसरे एनिमल्स हो गए, चाहे प्लांट्स हो गए। जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, तो जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो इनसे भी न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो आप उसको रिप्रोडक्टिव यूनिट में क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, जो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, इनसे जब किसी न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, नए जीव का निर्माण होता है, तो वो भी एक प्रकार से रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो अल्टीमेटली लास्ट में जो मेन रिजल्ट आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, वो उससे एक नए जीव का निर्माण होता है। चाहे वो बैक्टीरिया हो जाए, चाहे वो एनिमल्स हो जाए, चाहे वो प्लांट्स हो जाए, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो जाए। तो आई होप आपको ये फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन को हिंदी में कहते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि, ठीक है। तो लाइफ स्पैन क्या होता है बेटा, लाइफ स्पैन का मतलब होता है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो आप बोल सकते हो द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ। ठीक है, जो बर्थ से लेके, यानी कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है वहां से लेके डेथ तक, यानी मृत्यु तक। बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना और डेथ का मतलब होता है मृत्यु होना। ठीक है, तो बर्थ यानी किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब निर्माण होता है, यानी वो पैदा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बर्थ। और बर्थ से लेके डेथ के बीच, यानी उसके बीच की जो टाइमिंग होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, जीवन अवधि। अब जैसे कोई भी बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उसकी उम्र क्या हो गई, लगभग मान के चलो वो 80 साल जीता है, तो
एक जिस पैदा होने से लेके 80 साल तक के बीच में उसने जितने भी लाइफ गुजारी है या जितने भी स्टेज को उसने क्रॉस किया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ स्पेन कहेंगे। ठीक है, अब लाइफ स्पेन जो होते हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जितने भी पृथ्वी पे जीव है उनकी लाइफ स्पेन कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करती है, अलग होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, इनकी लाइफ स्पेन क्या होती है, कम होती है। हो सकता है ये कुछ सेकेंड्स में ही मर जाए, हो सकता है ये कुछ घंटे में मर जाए, या हो सकता है 1 to 2 days के बाद ये मरे। ठीक है ना, तो इनकी लाइफ स्पेन अलग होगी। इसी तरह से बहुत सारे छोटी छोटी आपने मक्खियाँ देखी होंगी। ठीक है, फ्रूट फ्लाई हो गया, तो इनकी जो है, जैसे कि फ्रूट फ्लाई है तो इनकी 30 days होती है, यानी ये 30 दिन तक जिंदा रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बटरफ्लाई की बात कर लें, ठीक है, तितली जिसको आप बोलते हो, इनकी जो जीवन अवधि होती है, लाइफ स्पेन होती है, वो होती है 1 से 2 weeks के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कैट की बात कर लें तो कैट जो होते हैं वो 35 से 40 years के बीच में जिंदा रहती हैं। डॉग की बात कर लें तो डॉग की भी नियर अबाउट 25 years के बीच में ये क्या आते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं। इसी तरीके से मैं पैरट की बात करूं तो तोता जो होता है वो 150 साल तक जिंदा रहता है। और इसी तरीके से अगर मैं क्रो की बात करूं तो वो 15 साल ही जीता है। ठीक है, पेड़ों की बात कर ले, प्लांट्स की बात कर ले, तो प्लांट्स में बनियान ट्री जो है, बरगद का पेड़ जिसको हम लोग कहते हैं, बनियान ट्री की जो लाइफ स्पेन होती है वो 200 से 300 years के बीच में होती है। और अगर हम पीपल ट्री की बात करें तो पीपल ट्री जो होता है वो लगभग आपके 1000 से 2000 years के बीच में इसकी लाइफ स्पेन होती है। ठीक है, तो ये जो है जितने भी लाइफ स्पेन है, आपने देखा कि सभी लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पेन क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन है उसके आकार पे निर्भर नहीं करती, यानी उसके साइज पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि जो सबसे छोटा है वो जल्दी मर जाएगा, उसकी उम्र कम होगी, और जो सबसे बड़ा है वो बहुत बाद में मरेगा, यानी उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आप देख लो, पैरट और क्रो की मैंने बात की, तो पैरट और क्रो लगभग दोनों का साइज सेम ही होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो दोनों में लाइफ स्पेन में देखो कितना डिफरेंस है। पैरट जो है वो 150 साल जीता है, जबकि क्रो जो है केवल 15 साल ही जीता है। तो यहाँ पे भी साइज डजंट मैटर। इसी तरीके से आप बनियान ट्री और पीपल ट्री को देख लो, लगभग दोनों की जो साइज होते हैं वो सेम होते हैं। बनियान ट्री और पीपल ट्री में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बनियान ट्री की जो उम्र है वो 200 से 300 साल है, जबकि पीपल ट्री की जो है वो 1000 से लेके 2000 और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि साइज के आधार पर उनका लाइफ स्पेन तय होता है। लाइफ स्पेन जो है किसी का भी कुछ भी हो सकता है।